हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और सब कुशल मंगल। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। जीवन में वैसे समस्याएं तो लगी रहती हैं, बाधाएं आया करती हैं, संघर्ष चला करता है। वैसे ही हमारी पढ़ाई है, जीवन में मोड़ आते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, हम टकराते रहेंगे और हमारा ये संघर्ष वाला जीवन चलता रहेगा। तो इस संघर्ष से फुर्सत पाने के लिए आप एक बार अच्छे से कड़ी मेहनत कर लो और अपनी किस्मत को बदल लो। एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के बाद ही सफलता मिल सकती है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जैसे कि बच्चे कहते हैं सर हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदलती। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप मेहनत करो और आपकी किस्मत ना बदले? आप इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि आपकी मेहनत के आगे आपकी किस्मत की इतनी औकात ना हो। आप इतनी मेहनत करो कि आपकी मेहनत के आगे आपकी किस्मत की इतनी औकात ना हो कि आपको वो सफल होने से रोक सके। आपकी किस्मत आपकी मेहनत से बदल जाए। किस्मत की औकात नहीं है कि आपके मेहनत को वो रोक सके। लाइफ में अगर आपने मेहनत किया है तो आप सफल जरूर होंगे। आपकी किस्मत बदलेगी। मेहनत के आगे सब कुछ बदलता है। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है। तो हम लोग जिस तरह मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं यूपी पेट 2022 18 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम में डीआई के 20 प्रश्न करके वो भी बिल्कुल सही आएंगे। क्योंकि डीआई हम लोग लगातार लगभग 10 से 15 दिन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ और एक से एक लेवल तक डिस्कस करेंगे जहां तक कि यूपी पेट पूछ सकता है। आज की डीआई में कुछ बेहतरीन प्रश्न हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे होता नहीं है कि आज कुछ बेहतरीन लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वैसे ही आज की डीआई में कुछ बेहतरीन प्रश्न हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जब आप कहीं किसी से मिलने जाते हो तो आपसे कोई कहता है ना कि आज हमारे खास मित्र आने वाले हैं, आज हम आपको उनसे मुलाकात कराएंगे ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बताइए भैया। जब आप जाते हो तो कहते हैं कि आज हमारे खास मित्र आने वाले हैं, आज हम उनसे मुलाकात कराएंगे। तो हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कुछ बेहतरीन डीआई के प्रश्नों से। तो शुरुआत की जाए। सभी लोग ये बता देंगे पहले कमेंट करके कि आपको जो पहली क्लास और दूसरी क्लास पढ़ाई गई है डीआई की, वो अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए फिर, अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और आपकी किस्मत को बदलने का काम करते हैं ना। मेहनत के साथ आपकी किस्मत को बदलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और ये पहला डीआई का प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न में दिया क्या क्या गया है। हमेशा ध्यान रखना है, डीआई का प्रश्न बहुत सावधानी से, बहुत पढ़ते हुए एक एक प्रश्न को समझते हुए तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि डीआई आपके पेपर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 20 नंबर आपके पेपर में आने वाले हैं। और डीआई सिर्फ यूपी पेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो, आरओ हो, एआरओ हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, लेखपाल हो, कोई भी वैकेंसी हो, डीआई सब में आती है। बस यूपी पेट में 20 नंबर की आती है और सभी पेपर में 2-2, 3-3 नंबर की आती है। तो ये किसी भी बच्चे के लिए बेकार नहीं जाने वाली है, ये सभी बच्चों का साथ देगा पेपर में। चलिए फिर प्रश्न पढ़ते हैं पहला कि क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है दिया गया दंड आरेख एक छात्र के द्वारा 3 विषयों में प्रत्येक विषय में लाए गए अंकों को दर्शाता है। एक कोई विद्यार्थी है, ठीक है, जो
एक छात्र के द्वारा 3 वर्षों में प्रत्येक विषय में लाए गए अंकों को दर्शाता है। 3 वर्षों में एक छात्र 3 वर्षों में मैथमेटिक्स में जैसे नंबर पाता है, पहले साल 38, दूसरे साल 49, तीसरे साल 72, वैसे ही अलग अलग विषय, एक मैथमेटिक्स है, एक साइंस है, एक इंग्लिश है और एक सोशल स्टडीज़ है, सामाजिक अध्ययन है। ठीक, 4 विषय हैं, छात्र एक ही है। छात्र के 3 साल के रिपोर्ट कार्ड को दिया गया है कि छात्र के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। जैसे हमने कहा एक छात्र है 2013 में मैथ में 38 नंबर पाता था, मैंने कहा 2017 में 49 पाता था, 2018 में 72 पाता था, तो छात्र के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बस वही बात है। कुछ क्वेश्चंस अब देखेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। आपको सबसे पहले इस जो ये फिगर है इससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि फिगर में दिया क्या क्या दिया गया। 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और 4 सब्जेक्ट के एक छात्र के 3 साल के स्कोर दिए गए हैं। अब जैसा जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा वैसा हम लोग लगाते हुए चलते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न कह रहा है इस आरेख में वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2012 में गणित के अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सबसे पहले आप समझिएगा, जो ये नीला वाला है इसको 2018 कहा गया है और जो ये लाल वाला है इसको 2010 कहा गया है और जो ये हरा वाला है इसको 2012 कहा गया। यहाँ पे दर्शाया गया, शायद थोड़ा सा छोटा हो तो आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, जो ब्लू वाला है उसको 2018 कहा गया है और जो रेड वाला है उसको 2010 कहा गया है और जो ग्रीन वाला है उसको 2012 कहा गया। क्वेश्चन क्या कहा, इस आरेख में वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2012 में गणित के अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 में छात्र गणित में 38 नंबर पाता था और 2012 में छात्र कितने नंबर पाता था, 72। सुनते जाइएगा, मैथ में छात्र है 2 सालों में, एक 2018 है और एक 2008, ये 2008 लिखा गया बेटा, अच्छा 18 ही लिखा गया, ठीक 18 ही है। एक 2018 है और एक 2012 है। अच्छा, अब बात ये आएगी तो बच्चे कहेंगे कि सर जी यहाँ पे 2008 लिखा है और यहाँ पे 2018 लिखा है, तो इसको भी 2018 ही कर लो या 2008 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे हमें लगता है 8 कर दिया जाए ज़्यादा अच्छा होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2008 है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो चलती रहती, इंसान है सभी। चलिए आप समझिएगा, समझते हैं, बस क्वेश्चन को समझना, लगाने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। कह रहा है इस आरेख में वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2012 में गणित के अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो छात्र 2008 में कितने नंबर पाता था, 38। छात्र 2012 में कितने नंबर पाता है, 72। भैया एक छात्र है जो पहले 38 नंबर पाता था और अब 72 नंबर पा रहा है, तो वृद्धि तो हुई है, उसके नंबर में वृद्धि हुई है। तो उसने कहा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। जो वृद्धि हुई है उसको प्रतिशत में बताओ कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो या प्रतिशत कमी निकालनी हो तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो एक छात्र पहले 38 नंबर पाता था, अब 72 नंबर पा रहा है, कितने नंबर की वृद्धि हुई है, 24 नंबर की वृद्धि हुई है ना, 24 नंबर की वृद्धि। बताइए 24 की हुई है, 34 की, 34 की वृद्धि हुई। तुम लोग भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। वृद्धि कितने की हुई बेटा, कितने नंबर की वृद्धि हुई है, 34 की वृद्धि हुई है।
क्योंकि अब 38 पाता था और अब 72 पा रहा, तो कितने नंबर ज़्यादा पाया? 34 नंबर ज़्यादा पाया। कितने नंबर ज़्यादा पाया? 34 नंबर ज़्यादा पाया। कितने की वृद्धि हुई? 34 की वृद्धि हुई। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वृद्धि बताओ, उसने कहा वृद्धि प्रतिशत बताओ। अगर कहता वृद्धि बताओ तो आप बता देते कि 34 नंबर की वृद्धि हुई। लेकिन उसने कहा, क्या प्रश्न ने कहा है कि वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई? 34 की। वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम, प्रथम कितना? 38। क्या होता है? वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम, मतलब 100 का गुणा उसमें करते हैं जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है। इस बात को समझ लेना, जिस संख्या को भी प्रतिशत में बदलना हो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मीन्स वृद्धि को प्रतिशत में बदलना है। तो जो वृद्धि हुई थी उसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और कितने की वृद्धि हुई? तो 38 से भाग करेंगे। चलो भैया काटो, देखते हैं कितना आता है। ये कटेगा कितनी बार में? ये 2 एकम 2 और ये 2 9 18 और ये कटेगा 2 पंची 10, ये 50 आएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट में जा रहा है क्या आंसर? 8 4 12 का 2 हासिल लगेगा, 1 3 3 6 1 7। कैलकुलेशन तो मेरा बिल्कुल सही हमें लग रहा है। चलिए, पॉइंट में जा सकता है, कोई बात नहीं। कुछ पॉइंट में जाएगा तो उसको अप्रॉक्स में लेके आंसर लगा दिया जाएगा। चलिए, इसका गुणा कर लीजिएगा। ये 0 है 0, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 5 3 15 2 17। इसको 19 से भाग करिएगा। कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8 9 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 9 बार में चला जाएगा क्या? 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 9 1 9 और 8 17 नहीं जाएगा। 8 9 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 8 1 8 7 15 152। ये 1 हासिल 2, 10 से 2 जाएगा 8 आएगा। ये 1 हासिल गया 6 से 5 जाएगा 1 आएगा, 0 लगा लो। अब कितनी बार में जाएगा? 180 है, 9 बार में चला जाएगा। 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 9 1 9 8 17 171। कितना बचा? 1 हासिल दे 2, 10 से 1 जाएगा 9, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, मतलब 89 पॉइंट कुछ आंसर बनेगा। और ऑप्शन में 89 है, आप इसको आंसर लगा दीजिएगा क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में आ रहा है। जब अप्रॉक्स में आंसर आएगा तो उसके पास वाली संख्या को आंसर बना देंगे। अब आप डिवाइड करके देख लो भैया, जब 19 से 700 को आप डिवाइड करते हो 1700 को, तो कितना आंसर आ रहा है? आप अपने पास से डिवाइड करके देख लो, कुछ पॉइंट में जा रहा होगा। ठीक, अब आप डिवाइड कर लेना ना, आगे बताया जाए। अप्रॉक्स में 89 पॉइंट कुछ जाएगा तो आंसर 89 के करीब में जो होगा उसको लगाएंगे। तो एक आंसर 89 दिखाई दे रहा है, उसको टिक कर देंगे। बताओ, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए, आज के प्रश्न थोड़ा सा अच्छे हैं, बेहतरीन है। अभी इसके बाद और अच्छा आएगा, उसके बाद और अच्छा आएगा। मतलब आज हमने 3 DI के प्रश्न लिए हुए हैं। रोज़ हम 2 पढ़ाते थे, आज हम 3 पढ़ाएंगे और बहुत आराम से पढ़ाएंगे। समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है? चलिए भैया इसको समझते हैं। कह रहा, इस दंड आरेख के अनुसार वर्ष 2010 में किस विषय में सबसे कम अंक आए थे? वर्ष 2010, जो रेड वाले हैं ये 2010 हैं, तो यहाँ पे 49 अंक मिले थे मैथमेटिक्स में, और यहाँ पे 35 अंक मिले थे साइंस में, और यहाँ पे इंग्लिश में 10 अंक मिले थे, यहाँ पे सोशल स्टडीज में 56 अंक मिले थे। चलो बाबू जल्दी से बताइए कि किस में सबसे कम अंक मिले? दिखाई तो दे रहा होगा ना किस में सबसे कम अंक मिले हुए। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है जितने भी यूपी की तैयारी करने वाले हैं उसमें से अप्रॉक्स 80% की इंग्लिश वीक होती है। और देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि इंग्लिश में ही तुमको कम अंक मिले। अब सोचो, पेपर भी जान रहा है कि तुम्हें किस में कम अंक मिलने वाले हैं। तो किस में कम अंक मिले? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया,
किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं? 10। तो कहा है कि किस विषय में सबसे कम अंक आए? वर्ष 2010 में किस विषय में सबसे कम अंक आए? तो जो रेड वाला है वो 2010 को शो करता है। तो आप मैथ में 2010 में पाए थे 49 नंबर, साइंस में पाए थे 35 नंबर, इंग्लिश में पाए थे 10 नंबर, सोशल स्टडीज में पाए थे 56 नंबर। सबसे कम किस में पाए? 10 नंबर इंग्लिश में। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा किस में मिला है आपको, वर्ष 2010 में सबसे ज़्यादा अंक किस में मिला, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ष 2010 में आपको सबसे ज़्यादा अंक मिले हुए हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। चलिए, अब तो ब्लर नहीं कर रहा, ठीक है? अभी को क्लियर है? चलो, तो फिर जल्दी से कमेंट करो, वर्ष 2010 में सबसे ज़्यादा नंबर किस में मिले हैं, कौन से सब्जेक्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से भैया। कह रहा है दिए गए चार्ट में यदि वर्ष 2012 में सामाजिक अध्ययन में अंकों की संख्या स्कूल के छात्रों की संख्या का 13% है तो छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, सबसे पहले उसने जो कहा उस बात को समझिएगा। कह रहा वर्ष 2012, और जो ये ग्रीन वाला है ये 2012 को शो करता है। हमने वहाँ पे इसलिए लिखा है कि ग्रीन वाला जो है वो 2012 को प्रदर्शित करता है। जहाँ जहाँ पे ग्रीन है वो वर्ष 2012 में अलग अलग सब्जेक्ट में पाए गए नंबरों को प्रदर्शित करता है। अब समझिएगा, यहाँ पे कहा दिए गए चार्ट में यदि 2012 में सामाजिक अध्ययन, अब सामाजिक अध्ययन में सोशल स्टडीज यहाँ पे है। सामाजिक अध्ययन में अंकों की संख्या स्कूल के छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वर्ष 2012 में सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन है, 2012 कौन सा है? ग्रीन वाला। तो 2012 में विद्यार्थी ने कितने अंक पाए हैं सामाजिक अध्ययन में? 65 अंक पाए हैं। 2012 में सोशल स्टडीज में SST में बच्चा 65 अंक पाता है। ठीक है, ये 2010 है, ये 2008 है, ये 2010 है और ये 2012 है। मतलब वहाँ पे बच्चे के 2008, 2010, 2012 के सामाजिक अध्ययन के अंक को प्रदर्शित किया गया। 2012 में बच्चा जो है 65 अंक पाता है सामाजिक अध्ययन में। कह रहा है स्कूल के छात्रों की संख्या का 13% है। जो बच्चा ये 65 नंबर पाता है ये स्कूल के छात्रों की संख्या के 13% है। मीन्स ये वाली वैल्यू जो है ये 13% के बराबर है। कहा नहीं, स्कूल सामाजिक अध्ययन में अंकों की संख्या, जो सामाजिक अध्ययन में बच्चा अंक पाता है वह स्कूल के छात्रों की संख्या का कितने परसेंट है? 13% है। जो 65 अंक हैं ये स्कूल के छात्रों की संख्या का कितना है? 13% है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालो। 13 का नाम 13, 13 पचे 65, 1% की वैल्यू 5। जब भी प्रतिशत की बात की जाए तो छात्र की अगर बात की जाए तो किसी भी विद्यालय में अगर छात्र हैं तो 100% होंगे। आपकी आय हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, गांव की जनसंख्या हो, इस कोचिंग के विद्यार्थी हो, हमेशा उसको प्रतिशत में 100% कहा जाता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। तो हमें बताना क्या है कि छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या कितनी? 100%। तो 100 से इसमें गुणा करो 100% बनाने के लिए। जब 100 से इसमें गुणा किए तो 100 से इसमें भी गुणा करेंगे तो उस विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी बाबू?
500 आ जाएगी। बताइए भैया, कहीं पर कोई डाउट है आपको? बिल्कुल निश्चिंत होके, कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप तुरंत कमेंट करके पूछ लेना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है आप जल्दी से पूछो और हम बता दें, फिर आगे क्लास को बढ़ाया जाए। आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से सभी लोग बताइए, समझ में आ गया सभी को? एक बार कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों तो एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाएंगे। चलिए, ये एक प्रश्न हमारा समाप्त हुआ, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आइए, अब एक अगला प्रश्न जो न्यू है, ये न्यू पैटर्न का प्रश्न है, ठीक है, ये एक नए पैटर्न का प्रश्न है। उम्मीद करते हैं यूपी पेट में ये प्रश्न आना चाहिए। इस बार देखिए, प्रतिशत से, प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से बहुत बार प्रश्न आया। इस बार हमने जो ये प्रश्न बनाया है ये हमने साधारण ब्याज से बनाया है। बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आपको बताते हैं। पहले आप प्रश्न पढ़ो, समझ में आना चाहिए सभी को। चलिए बताया जाए तो चलिए, पहले सबसे पहले आप लोग प्रश्न समझिए कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है यह तालिका 3 वर्षों के दौरान किसी व्यक्ति के आय एवं व्यय को दर्शाती है। 2001 में व्यक्ति की आय, व्यय और सेविंग। 2001 में इनकम मीन्स होता है आपकी आय, एक्सपेंस मीन्स होता है आपका व्यय, सेविंग मीन्स होता है आपकी बचत। ठीक है, यही होता है। 1 मिनट बेटा, 1 सेकंड का समय दीजिए जरा से, 1 मिनट बस। चलिए भैया, अब समझिएगा, एक चार्ट आपको दिखाया गया है, वहाँ पे एक व्यक्ति की आय को दिखाया गया है, एक व्यक्ति के व्यय को दिखाया गया है और एक व्यक्ति के बचत को दिखाया गया। अब आपको जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दें तो आपकी क्या मिलती है? बचत मिलती है। सुनते जाइएगा, जब आपकी आय से, मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हो और उसमें से आपने 30 रुपये खर्च कर दिया तो आपने बचाया कितना? 70 रुपये ना। देखिए, हमने क्या कहा कि जब आपकी आय कितनी है? 100 रुपये। हमने कहा आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से आपने 30 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 70 रुपये। जब आपकी आय से आपके व्यय को घटाया जाएगा तो आपकी बचत निकल आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब एक व्यक्ति है, वो 2000 में वो 110 रुपये कमाता है और 103 रुपये खर्च कर देता है तो बचाया कितना? 7 रुपये। मतलब 110 से आय से व्यय को माइनस किए तो क्या मिला? बचत। जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दिए तो क्या मिल गया? बचत। जब आपकी आय से आपके एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो क्या मिला? बचत। ठीक, 223 रुपये कमाता था, 214 खर्च करता था तो कितना बचाता था? 9 रुपये। 243 कमाता था, 197 खर्च करता था तो कितना बचाता था? 46 रुपये बचाता था। 189 खर्च करता था, 189 कमाता था, 189 वो कमाता था, इनकम करता था और 232 खर्च करता था। मतलब कमाता कम था, खर्च ज़्यादा करता था। मतलब यहाँ पे देखो माइनस में जा रहा है, उसकी सेविंग 0 है, वो माइनस में जा रहा है, सेविंग कर ही नहीं पाया। क्योंकि आप 189 रुपये कमा रहे हो एक महीने में और 232
खर्च कर दे रहे हो, तो आप सेविंग कहाँ कर पाओगे? फिर तो आप माइनस में जा रहे हो ना। चलो अब समझिएगा, यहाँ पे ये माइनस में चला गया। अब प्रश्न क्या कहता है? इतनी बात, ये मतलब ये बात समझ में आई ना कि आय व्यय और बचत होता क्या, बस इतनी बात समझना है। आगे प्रश्न क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि प्रश्न हमारा है क्या। चलिए अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, उस प्रश्न के अनुसार अपने क्वेश्चंस को समझते हुए हम लोग एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। शुरू किया जाए फिर प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम। प्रारंभ किया जाए। प्रभु का नाम देते रहो, जैसे क्वेश्चन गलत ना हो ना। तो बताया जाए भैया, सभी लोग रेडी हो? बिल्कुल फ्रेश हो गए। एक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है। अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है, ये देखो 8% साधारण ब्याज। अब जितने बच्चे साधारण ब्याज की क्लास नहीं पढ़े हैं हमारी, तो उनको शायद एक बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सभी बच्चों से यही बताना चाहेंगे कि अगर आप नए विद्यार्थी हो और आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, एवरेज नहीं पढ़ा, बेसिक मैथ नहीं पढ़ी और अब साधारण ब्याज भी जुड़ गया, अगर आपने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा, तब आपको डीआई में परेशानी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपको प्रतिशत का ही नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉफिट लॉस का नॉलेज नहीं है, आपको एवरेज का नॉलेज नहीं, आपको साधारण ब्याज का नॉलेज नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने प्लेलिस्ट में तो सारी क्लास डाल ही रखी है। फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ उतनी क्लासेस की लिंक दे रहे हैं जो यूपी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पूरा परसेंटेज नहीं पढ़ना, पूरा साधारण ब्याज नहीं पढ़ना, कुछ क्लासेस पढ़नी है, तो उन क्लासेस को हमने अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि यूपी पेट 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। फिर हमने सारी लिंक लगा रखी हैं एक एक क्लास की। तो जितने बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो नीचे से स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, लिंक में जाएं, वहाँ से पहले से लेकर लिंक से पढ़ना करें, शुरू करें। वो बेसिक होगा, फिर परसेंटेज होगा, फिर एवरेज होगा, फिर साधारण ब्याज होगा, फिर प्रॉफिट लॉस होगा। ऐसे हमने सारी लिंक को लगा दिया है और आपके लिए ही लगाया, क्योंकि आप ऐसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कोई छोटे चैप्टर नहीं है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने उस हिसाब से लिंक को एक पेज पे लगा दिया है। वो पेज आप लोग डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप लोग अपना पढ़ते रहो। हमने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया है लिंक भी सारी, और डीआई की जो भी नोट्स होंगी वो टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड होंगी। हमारे द ब्रिलियंट एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से सारी डीआई की नोट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब समझते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है, दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति ने हर वर्ष अपनी बचत 8% साधारण ब्याज पर निवेश कर दी तो 2003 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? तो 2003 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? मतलब एक व्यक्ति है जो जितने रुपए सेविंग करता है उसको बैंक में जमा करता है और बैंक उसे 8% का इंटरेस्ट देती है, मीन्स ब्याज देती है। और बैंक आपको जो ब्याज देती है वो हमेशा साधारण ब्याज पे ही ब्याज देती है। आपसे जो ब्याज लेती है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लेती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एक व्यक्ति 2000 में, अब सुनते जाइएगा, वर्ष 2007 में, एक एक पॉइंट को समझना। 2007 में 110 रुपये कमाता था और 103 खर्च करता था, बचाया कितना? 7 रुपये। तो बैंक में कितने रुपए जमा करेगा? 7 रुपये। अब समझिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मीन्स प्रिंसिपल गुणे रेट दर गुणे टाइम समय बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है। जब भी आपको ब्याज निकालना हो तो आप मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा दो, आपको ब्याज मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे बच्चे ने बचत कितने रुपए की है? आप अब मान लेते हैं आप ही हो,
आप अपने आप को लो, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। आप वर्ष 2000 में 110 रुपये कमाए थे, 103 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 7 रुपये। यही तो बैंक में जमा करोगे, मतलब जो बैंक में जमा करोगे वही तुम्हारा मूलधन होगा। तो कितने रुपए जमा किए आप? 7 रुपये। ब्याज की दर क्या है? 8%। देखो साधारण ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो रेट की जगह पे लिखो 8 गुणे समय। अब आप जो ये 7 रुपये बैंक में जमा कर रहे हो, ये कितने वर्षों के लिए जमा कर रहे हो, ये बात समझिएगा। अब समझना, आपको लगातार यहाँ तक देखो 2003 के अंत में, 2003 के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा? आपने 2000 रुपये वर्ष के अंत में, 2000 रुपये वर्ष के अंत, जब वर्ष 2000 का अंत था तो आपने 7 रुपये बैंक में जमा किया। कितने वर्षों तक जमा करोगे? 2001 का अंत होगा, 2001 का अंत पहला वर्ष, 2002 का अंत दूसरा वर्ष, 2003 का अंत तीसरा वर्ष। देखो 2003 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, मतलब जो आप 7 रुपये जमा कर रहे हो, ये कितने वर्ष के लिए जमा कर रहे हो? 3 वर्ष के लिए। आगे समझिएगा आप। अब एक 2000 वाला तो गया, 2000 वाला जो आपने 7 रुपये की सेविंग की है वो आपने 3 वर्ष के लिए जमा किया। अब आप दोबारा अगले वर्ष की बात करते हैं। अब बात करते हैं 2001 की। 2001 में आप 223 रुपये कमाते थे, 214 खर्च करते थे, बचाए कितने? 9 रुपये। 9 रुपये अब आप बैंक में जमा करोगे। मूलधन हमारा कितना होगा? 9। ब्याज की दर कितनी होगी? 8। अब समय बताना है। 2001 के अंत में आपने जमा किया है, 2001 के अंत में आपने पैसा जमा किया बैंक में। सेविंग हमेशा लास्ट के मंथ में या साल के अंत में पता चलती है कि हम कितने रुपए कमाए और पूरे साल में हमने कितना खर्च किया और फिर कितने की बचत की। या तो ये मंथ में पता चलेगी या तो ये साल के अंत में पता चलेगी, और इन्होंने साल के अंत की बात की है, इन्होंने मंथ की बात नहीं की। समझते चलिएगा। अब 2001 के अंत में आप 9 रुपये बैंक में जमा करते हो, ब्याज दर 8% है, तो कितने वर्षों का ब्याज मिलेगा? एक तो 2002 का और 2003 का। 2002 के अंत तक और 2003 के अंत तक मीन्स 2 साल का ब्याज मिलेगा। 9 रुपये पर आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा। सुनते जाइएगा भैया। अब आपने 2002 रुपये बैंक, 2002 वाला साल आया, 2002 का साल आ गया। अब आपने 243 कमाए, 197 खर्च किए, तो बचत कितने की किए? 46 रुपये की। अब आप इसको बैंक में जमा करोगे 46 रुपये। किस दर से? 8% की दर से। समय 2002 के अंत में जमा किए, और समय कहाँ तक है? 2003 के अंत तक। मतलब जब 2002 के अंत में जमा किए तो 2003 का अंत होगा, तो 1 साल मीन्स यहाँ पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, बस 1 साल का ब्याज। और 2003 में तो आप 1 रुपये भी नहीं जमा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने सेविंग ही नहीं की, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस में चले गए, आप बचत नहीं कर पाए। तो ये तो समाप्त ही हो गया। बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हुई भैया? ये वाला बात समझ में आ गई? अब बस इसको सॉल्व कर लो और हमें पता चल जाएगा कि कितना ब्याज प्राप्त होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 7 8 56, 56 का मतलब 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 5 15, 1 16। 1 1 को गुणा करते जाओ बस। 9 8 72, 72 दूना 144 बटे में 100, प्लस यहाँ पे आओ 8 6 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 चौको 32, 4 36 बटे में 100। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 1.68, यहाँ पे 1.44, यहाँ पे 3.68। अब सबको जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 20 का 0 हासिल लगेगा 2, हासिल लगेगा 2, तो 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 का 8 हासिल लगेगा 1, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, और 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे, तो 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे। कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 6.80 रुपये ब्याज मिलेगा। बहुत ही अच्छा और एक नए पैटर्न का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा, मतलब गजब का प्रश्न है।
देखिए पूरी चीज़ समझाने में ही हमको 5 मिनट का समय लग गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे कोई बात थी तो वो थी समय की बात, कि कौन सा धन कितने समय तक लगाया जाएगा। अब समझना, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपने वर्ष 2000 में 7 रुपये बचत किए और बचत हमेशा वर्ष के अंत में पता चलेगी। तो 2000 का जब अंत हो गया तो 2001 की शुरुआत हुई। तो 2001 की शुरुआत में आपने बैंक में पैसा जमा किया तो 2001 का जब अंत होगा तो 1 साल हो जाएगा। फिर 2002 में वो पैसा जमा रहा, 2002 का अंत होगा तो 2 साल हो जाएंगे। फिर 2003 की शुरुआत हुई और 2003 का अंत हुआ तो कितने साल हो गए? 3 साल। मतलब ये 7 रुपये आप कब तक जमा रखे? 3 साल तक। फिर आपका वर्ष आ गया 2001। इस साल आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए? 9 रुपये। 9 रुपये जमा किए कितने सालों के लिए? 2001 के अंत में जमा करोगे तो 2002 की शुरुआत से 2002 के अंत तक 1 साल का ब्याज, 2003 की शुरुआत से 2003 के अंत तक 2 साल का ब्याज। बस 2003 के अंत की ही बात किया है प्रश्न में भी। तो यहाँ पे जो 9 रुपये जमा किया ये 2 साल के लिए जमा हो गया। फिर अब बारी आई 2002 के वर्ष की। इस साल आपने 46 रुपये बचाए तो 2002 के अंत में आपने 46 रुपये बैंक में जमा किया। तो 2003 की शुरुआत हुई और 2003 के अंत में 1 साल का ब्याज लग पाएगा, क्योंकि 2003 के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा तो 2003 के अंत तक ही ब्याज बताना था। और जो 2003 था यहाँ पे आप माइनस में चले गए हो। हमेशा यहाँ पे देखो अपनी बचत 8% साधारण ब्याज पर, सिर्फ बचत पर बताना है कि कितना ब्याज लगेगा, ना कि यहाँ पे बचत तो हो नहीं रही, यहाँ पे तो आप लॉस में गए हो। बात क्लियर हो गई? अब आपको कैलकुलेट कर लिया, आंसर निकाल लिया, कितने रुपए ब्याज मिला? 6.80 रुपये। भैया आज की क्लास हमने कहा था थोड़ा सा टाइम टेकन होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आज बहुत अच्छे अच्छे हैं। आओ भैया एक बार समझो, पढ़ो इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इतनी मेहनत से बोलना पड़ रहा है कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझो। गला वैसे भी मेरा इसमें ख़राब चल रहा है, जान ही रहे हो। तुम्हारे यूपी पेट का पेपर नहीं होता तो मैं डीआई पढ़ाने भी नहीं आता इस टाइम, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। बस तुमको डीआई पढ़ाने के लिए मैं परेशान था, क्योंकि तुम भी बहुत परेशान थे कि सर डीआई कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे। मैं तो क्या बताऊं, मुझे मजबूरी में फिर आना ही पड़ा आपके लिए। चलिए बताया जाए फिर, समझिएगा भैया। ये वाला कह रहा, दी गई तालिका के अनुसार वर्ष 2002 में व्यय पर आय का प्रतिशत क्या है? वर्ष 2002 ये है, उसमें कहा है व्यय पर, व्यय ये है, आय का प्रतिशत क्या है? तो भैया व्यय कितना है? 197 है। आय कितनी है? आय 243 है। कह रहा है व्यय पर आय का प्रतिशत क्या है? व्यय पर आय का प्रतिशत क्या है? तो किसको बदलना है? व्यय को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। आय का प्रतिशत क्या है? तो आय की वैल्यू बटे में लिख दो और कैलकुलेट कर दो इसको। देखो कितना बार में जाएगा, उसी हिसाब से इसको कैंसिल आउट करो। कुछ अप्रॉक्स में जाएगी वैल्यू। जल्दी से आप डिवाइड करके कमेंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में क्या जाएगी। भैया जल्दी करिए सभी लोग और बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। भैया जल्दी से आप लोग डिवाइड करो और आंसर बताओ कमेंट करके। अप्रॉक्स में कुछ वैल्यू जाएगी, जो अप्रॉक्स में जाएगी उसके आसपास की वैल्यू होगी, उसको आंसर बना देना। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैंने लिख दिया कि कैसे क्या करना है। उसने कहा है नीचे दी गई तालिका के अनुसार वर्ष 2002 में व्यय कितना है? 197। आय का प्रतिशत क्या होगा? तो जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना उसमें 100 से गुणा करेंगे। आय का प्रतिशत क्या होगा? जिससे कहेगा कि किसका प्रतिशत क्या होगा उसकी वैल्यू हमेशा बटे में चली जाती है। और कुछ 81 पॉइंट कुछ में कटेगा, आंसर अप्रॉक्स में 81 पॉइंट वाला 81 बनेगा। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को कहीं पर? आगे बढ़ाया जाए फिर। बिल्कुल ये तो नॉर्मल प्रश्न था,
ये कठिन नहीं था, है था, आया उसी से है, लेकिन आसान आ गया। चलो अगला देखते हैं। चलिए ये प्रश्न पढ़िए, ये बढ़िया प्रश्न फिर से आया, ये बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से समझिएगा सभी लोग। कह रहा दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति अपने व्यय में 10% की कमी कर ले तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी। मतलब जो व्यक्ति ये अपना खर्च कर रहा है, ये इतने इतने रुपए जो खर्च कर रहा है, अगर इन सब में वह 10% की कमी करता चला जाए तो उसे कितने रुपए की बचत होगी या कितने प्रतिशत की बचत होगी, कुछ ऐसा, कुल कितनी बचत होगी यही पूछा है, कुल कितनी बचत होगी। चलिए आइए, मतलब आप 2000 में, सुनते जाना, 2000 में 103 रुपये खर्च करते थे, अगर इसका 10% बचा लोगे तो कितने रुपए बचाओगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10.3 रुपये और बच जाएंगे। 10% बचाना ही तो है। अगर आप 103 खर्च करते थे और 10% बचाना है तो उसका 10% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए बचाओगे, 10.3 रुपये बचाओगे। वर्ष 2001 में आप कितने रुपए खर्च करते थे, 214, इसका 10% बचाना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 21.4 आ जाएगा। वर्ष 2002 में आप 197 रुपये बचाते थे, इसका 10% और बचत करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19.7 रुपये आ जाएंगे। वर्ष 2003 में आप 232 रुपये बचाते थे और इसका 10% बचत करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 23.2 आ जाएगा। टोटल बचत बताना है, इसको ऐड कर दो, ये बचत ही तो आई आपकी, तो कुल कितनी बचत हुई ये बताना है। 4 3 7 2 9 9 7 16 का 6 हाथ से लगेगा 1, तो 1 1 2 9 2 11 11 और 3 14 का 4 हाथ से लगेगा 1 1 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 74.6 रुपए की बचत होगी। कुल कितनी वृद्धि होगी बचत में, 74.6 रुपए की बचत होगी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, वाकई में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हमें लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, जिसके कारण हम प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं पेपर में। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल की डीआई को डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। 2 दिन हमने नॉर्मल लेवल पर डीआई डिस्कस की, अब एक एक टाइप के डीआई को धीरे धीरे अच्छे लेवल तक बढ़ाते चलेंगे। 10-15 क्लास में हम लोग बेहतरीन लेवल तक डीआई पढ़ लेंगे। इसके बाद कोई भी पेपर हो, यूपी पेट ही नहीं, इसके बाद कोई भी पेपर हो, सब समाप्त हो जाएगा इसी डीआई में। तो भैया बात समझ में आ गई। क्वेश्चन यही कहा था कि यदि व्यक्ति अपने खर्च को 10% कम कर दे तो वह कितनी बचत और करेगा, तो 74.6 की बचत और करेगा। मतलब बचत में 74.6 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अभी कोई डाउट है आपको कहीं पर? तो अगर आप अपनी बचत को 10% कम करते हो तो आप अपनी बचत में अपने खर्च को 10% कम करते हो तो आप अपनी बचत में 74.6 की वृद्धि कर लोगे। भैया जब खर्च कम करोगे तो बचत तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है ना। 100 रुपये कमाए, 40 खर्च किए तो 60 बचाए, 100 रुपये कमाए अब 50 खर्च किए तो 50 बचाए, 100 रुपये कमाए 30 खर्च किए तो 70 बचाए। जब आप अपनी बचत को घटाओगे, जब आप अपने खर्च को घटाओगे तो आपकी बचत बढ़ेगी, और जब आप अपने खर्च को बढ़ाओगे तो आपकी बचत घटेगी। ये सिंपल सा रूल है। कमाओगे, जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना कम बचाओगे, जितना कम खर्च करोगे उतना ज़्यादा बचाओगे। यही रूल है। I - V = बचत।